नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लीडरशिप अनफिल्टर्ड विथ रंजीत तिवारी में। दोस्त, आज हमारे साथ एक ऐसे लीडर हैं, उनके लिए मैं एक लाइन बोलना चाहूँगा। लीडरशिप में सादगी, सोच में उड़ान और ऑफिस की ग्रोथ की है उनकी पहचान। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सोनल कपूर सिन्हा मैम की, जो कि इसमें कंपनी की एचआर हेड और साथ ही साथ बिजनेस के जितने भी डेटा हैं उसको मैम एनालिसिस करती और बिजनेस के पूरे ग्रोथ को भी देखती हैं। एचआर की स्ट्रैटेजी, टैलेंट मैनेजमेंट और एम्प्लॉय एक्सपीरियंस, जो मैम की जो नॉलेज है वो एचआर जगत में इनको कहीं ना कहीं सबसे अलग लेकर आती है और जो इनकी नॉलेज है उससे हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज मैं मैम से एक एक करके एचआर के ऊपर, इनके पूरी लीडरशिप जर्नी के ऊपर मैं कुछ चीज़ें जानने की कोशिश करूँगा ताकि हम लोगों को भी कुछ सीखने को मिले। तो चलिए मैं आप लोगों को सोनल कपूर मैम से मिलवाता हूं और उनसे बहुत कुछ जानते हैं, सीखते हैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से। थैंक यू मैम, टाइम देने के लिए। काफ़ी टाइम से मैं बोल रहा था, तो आज वो समय आ गया है कि हम लोग एक बार मिलने का मौका मिल रहा है। आपको आज तक मना कोई कर नहीं पाया तो मैं कैसे कर लेती। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने पॉडकास्ट में इनवाइट करने के लिए। मैंने सोचा कि पहले जितना भी आपकी सिंप्लिसिटी और जिस हिसाब से आप लीडरशिप को चलाती हैं, मैं बहुत सालों से देख रहा हूँ, तो इसको आना बहुत ज़रूरी था। तो मैं इसको लेकर आऊँ। मैं पहले कॉरपोरेट से रिलेटेड सवाल पूछने से पहले मैं कुछ आपसे जानना चाहूँगा कि कॉरपोरेट के अलावा में आप NHRD, कॉरपोरेट, घर, एज ए फीमेल लीडर होने के नाते हमेशा इतना चेहरे पर मुस्कान, किसी से भी बात करते हो और हमेशा इतना एनर्जेटिक, आप कैसे दिखती हैं? कैसे दिखती हूँ मैं, इस बात का श्रेय मैं सच बता रही हूँ, मतलब शायद सब चीज़ों का श्रेय ही आपके माता पिता को जाना चाहिए, बट मेरे माता पिता ने मुझे एक एक चीज़ दोनों ने दी है। मेरे फादर शुरू से स्पोर्ट्स पर्सन रहे हैं, वो फौजी रिटायर हुए हैं, और मेरी मदर ने हमेशा एक चीज़ कहा है कि जहाँ जाओ वहाँ पे कुछ जोड़ के आना, कुछ निकाल के मत आना। तो मैंने रियलाइज़ किया है कि जहाँ भी आप रहो, अगर आप हंसी जोड़ सकते हो तो शायद वहाँ से कुछ निकालने का कुछ गुंजाइश रहती नहीं है। तो मैंने कहा है कुछ भी माहौल हो, कोई भी दिन हो, कोई भी जगह पे आप खड़े हो, बस एक मुस्कान तो जोड़ ही जा सकती है। तो आप ये समझ लीजिए, जहाँ मैं होती हूँ मेरी मदर की आवाज़ मेरे कान में गूंज रही होती है कि बेटा बिना उसके मत निकलना, और फादर ने स्पोर्ट्स सिखाया तो थकान नहीं होती। तो शायद यही दोनों चीज़ें दोनों का कॉम्बिनेशन शुरू से, वो एक ब्लड में जो बोलते हैं ना कि चीज़ें दौड़ती रहती है, तो वो चीज़ें अंदर आ गई। मैंने कभी भी इंटायर, हमें लग रहा है कि मैं 15 साल से ज़्यादा हो गए होंगे आपको जान, कभी भी आपको टायर्डलेस और चेहरे पर जो मुस्कान और ये सब सारी चीज़ें, सुबह हो शाम दोपहर, कभी वो 24 आवर्स तो नहीं देखा, लेकिन जितने भी वर्किंग आवर्स होते हैं वो हमेशा देखने को ये चीज़ें मिलती हैं। तो इससे हमें लग रहा है कि टीम को भी और कॉरपोरेट के लिए भी, घर में बच्चों के लिए भी काफ़ी अच्छा एक पॉजिटिव माहौल आप सेट कर पाती होंगी कि चलो बाकी लोग भी काफ़ी चीज़ें सीखते होंगे इन सब चीज़ें। तो रहती है। अब हम कॉरपोरेट की तरफ मूव करते हैं। मैम, आपने बोर्ड के साथ भी काफ़ी नज़दीकी तौर पर काम किया हुआ है और बहुत सारे जो मर्जर हैं और एक्विजिशन, ये सब सारी चीज़ें भी आपने देखी हुई है बड़े लेवल पर। जब ये सब चीज़ें होती हैं, कंपनी का ग्रोथ होता है या मर्जर होता है, तो जो लीडर्स होते हैं वो बेसिकली जो इमोशनल साइड होता है, क्योंकि उस समय हम और आप एक ह्यूमन बीइंग हैं, तो डेफिनेटली हम लोग इमोशन में आ जाते हैं। लोग वहाँ कहाँ गलतियाँ करते हैं, लीडर से कहाँ गलतियाँ हो जाती हैं इमोशनल फील्ड को लेकर? मेरे पूरे करियर में मुझे ऐसे मैं ये कहूँगी कि बहुत बहुत अलग अलग अनुभव हुए हैं। कहीं पे मैंने, जैसे आपने कहा, कहीं पे हमने चीज़ों को एक्वायर किया है, कहीं पे चीज़ों को बड़ा किया है, और कहीं पे कई बार हमें चीज़ों को छोटा करके, लोगों को कम करके या फंक्शंस को काट के भी बिज़नेस को आगे बढ़ाना पड़ा है। ये सभी अपने अपने तरीके के बदलाव हैं, चेंजेस हैं। कुछ सकारात्मक हैं जिनमें हमें लगता है कि लोगों के अंदर डर नहीं है, डर पॉजिटिव चेंजेस में भी होता है, और कुछ तो बिल्कुल जहाँ पे हम किसी चीज़ को कम कर रहे हैं, या जहाँ पे कोई चीज़ किसी को हमें बोलना है कि अब आप शायद हमारे साथ काम नहीं कर पाएंगे, वहाँ के तो डर हमें लगता है कि हम सब उन डर को समझते हैं। मैंने दो तरीके चीज़ें समझी कि कोई भी तरीके का बदलाव, और ख़ासकर जहाँ पे बदलाव
किसी के अगेंस्ट कोई ना कोई आपको एक्शन लेना पड़ेगा, उसमें हम सबसे पहले ये सोचते हैं कि हम उस इंसान के करियर को कैसे बचाएं। आमतौर पे यहाँ तक कंपनियाँ पहुँच जाती हैं। आजकल कंपनियाँ बहुत एम्प्लॉय सेंट्रिक हो गई हैं, सोचती हैं कि क्या करा जाए कि हम लीगली भी प्रोटेक्टेड रहें और एम्प्लॉयज़ को किसी तरीके की घबराहट नहीं हो। पर जो पहलू शायद बहुत सारे लीडर्स छोड़ देते हैं वो है उनके परिवार पे जो इम्पैक्ट होता है। क्योंकि जब हम कोई भी कंपनी जिसको हम कहते हैं कि बहुत ही डिलाइट है जहाँ, या बहुत एंगेजमेंट है जहाँ हर एम्प्लॉय कमिटेड रहता है कंपनी की ग्रोथ को लेके, वो वही कंपनी होती है जहाँ पे उसका परिवार उसके पीछे खड़ा होता है। तो अगर आप देखें जितने भी एंगेजमेंट इनिशिएटिव्स में हम परिवारों को साथ में जोड़ते हैं, वहाँ पे एम्प्लॉय ज़्यादा लंबा समय काट के जाते हैं और कई बार पूरा जीवन ही वहीं बिता देते हैं। तो अगर कोई भी हम चेंज कर रहे हैं तो अगर हम वहाँ पे एम्प्लॉय और उसकी फैमिली को कंसिडर करके कुछ भी स्टेप लें, वो मुझे लगता है कई बार लीडर्स चूक जाते हैं। क्योंकि लीडर्स को लगता है कि हमारा पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस के P&L की तरफ है, तो ऑफ कोर्स आप कॉस्ट लाइंस देखते हैं। दूसरा आपके अपने कंप्लायंस और ब्रांड नेम की तरफ है, तो आप कोशिश करते हैं कि कोई भी कानूनी चीज़ आप कोई भी तोड़ नहीं रहे हैं और हर चीज़ कंप्लायंस के हिसाब से चल रही है। पर जहाँ पे ये चूक हो जाती है, हम ये तो उनको ऑफ़र कर देते हैं कि चलिए हम आपको या तो आउटप्लेस कर देंगे या आप हमारे साथ आगे जुड़िए, हम आपको दूसरी चीज़ों पे लेके जाएंगे। पर हम ये भूल जाते हैं कि वो जब घर जाते होंगे तो अपने परिवार को क्या बताते होंगे। क्योंकि और परिवार ही नहीं, सोशल सिस्टम्स होते हैं। क्योंकि जो इंसान आपके यहाँ कल तक रोज़ आ रहा था, वो अचानक से आप उनको बोलेंगे कि हमने आपको सारे पैसे दे दिए, आप परेशान मत होइए, नौकरी भी लग जाएगी, पर कल से वो काम पे नहीं आएगा। आई थिंक वो जो सोशल सिस्टम्स और फैमिली सिस्टम्स है, वो मैंने देखा है कई बार एज HR हमें याद कराना पड़ता है, और वो सेंसिटिविटी बहुत ज़रूरी है। मैंने बहुत सारे HR लीडर से सुना है कि बोलते हैं कि रंजीत ऐसा होता है कि अगर मुझे किसी एम्प्लॉय को ना बोलना होता है कि आपका आज लास्ट डे है या 2 मंथ्स बाद नहीं आना है, बहुत सारे समय ऐसे भी आते हैं, बोले वो लाइफ का सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट होता है। और वो लोग आकर बोलते हैं कि सर अभी तो मेरा बच्चा हुआ था, मैंने अभी घर खरीदा है, मेरी वाइफ का ये है, मतलब अपनी घर की, क्योंकि HR जो होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का फ्रंट लाइन है, जो लोग आकर अपनी बातें बोलते हैं। अगर लीडरशिप में है कि वो खुलकर बात करते हैं, तो बोलते हैं वो खाना खाते समय ना, जब मैं रोटी तोड़कर पहला निवाले जब लेता हूँ ना, तो उनकी दिन भर जो वो बोल कर जाते हैं, वो कुछ कभी कभी ना खाना खाना भी मुश्किल हो जाता है, उस तरह की चीज़ें। तो ये आपने काफ़ी अच्छी चीज़ें बताई कि कम से कम जब हम एम्प्लॉय को निकाल रहे हैं या मर्जर कर रहे हैं या जो भी एक्टिविटीज़ हो रहा है, तो उनके फैमिली को भी कंसिडर करके आदमी को चलना चाहिए। जी। मैं इसी में एक चीज़ और दूसरी तरफ से देखता हूँ कि आपने बहुत सारे जो लीडर होता है अपने और पूरी कैरियर में, मैंने ये सवाल बहुत सारे लीडर से पूछा हुआ हूँ और आपसे भी वो चीज़ पूछ रहे हैं कि जब एक आदमी होता है वो बहुत टाइम कहीं ना कहीं 2-3 कंपनियाँ तो चेंज एटलीस्ट कर ही लेता है। तो आपने भी बहुत सारी कंपनियों को चेंज किया, उसमें कल्चर भी चेंज हुए, कंपनी का ग्रोथ रेट भी चेंज हुआ, लेकिन उसमें एक चीज़ कांस्टेंट रहता है, जो लोगों की जो उम्मीद होती है वो हमेशा बरकरार रहती है। आप कहीं भी चले जाएं, लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है कि मेरा ये हो जाए, मेरा ग्रोथ हो, मेरा सैलरी स्ट्रक्चर चेंज हो, सब कुछ। इन सब के बीच में आपकी क्या ऐसी लीडरशिप क्वालिटी रही ताकि आप उन सब लोगों को मेंटेन करके उस कंपनी को उठाने में हमेशा आप मतलब वैल्यू एडेड हमेशा ऐड करती रही? आपका लीडरशिप क्वालिटी क्या रहा? मैं अगर मतलब लीडरशिप क्वालिटी तो खैर मतलब दूसरे ही बताते हैं आपके अंदर क्या क्वालिटी है, आप तो कैसे कह सकते हैं क्या है। पर हाँ, जो चीज़ मैं ज़रूर मानती हूँ कि जब आप सुनते हैं और आप बात करते हैं, वो एक बार बार कहा जाता है ना कि बात करने से बात बनती है। मुझे लगता है कि HR का एक काम बहुत ज़रूरी है, सुनना और बात करते रहना। आप अगर कभी भी अपने जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ अपनी कड़ी कभी टूटने ना दें, तो वो कंपनी का कोई भी साइज़ हो, कोई भी स्टेज हो, आप किसी भी तरीके से किसी भी उससे गुजर रहे हैं कि मान लीजिए कभी जैसे आप कह रहे हैं मुश्किलात, कोविड का समय हम सब ने देखा,
हम सब ने ऐसा भी देखा कि मुश्किल में कंपनी भी ग्रो कर रही है, कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, आपकी कंपनी आगे नहीं बढ़ पा रही, हर तरीके बिजनेस तो कुछ भी आपको दिखा कल्चर अप सकता एंड है, डाउन तो होता ही रहता है, बिजनेस भी ऊपर नीचे बढ़ता है। पर अगर आप अपने एम्प्लॉय से हमेशा जुड़े, और जैसे जैसे आपकी कंपनी बढ़ती है ये दूरी बढ़ने के हमेशा होता ही है, क्योंकि आप जब छोटी कंपनी है या आपका कोई रीजन है या आप नया बना रहे हैं तो आपके साथ धीरे धीरे एम्प्लॉय जुड़ते हैं, धीरे धीरे वो बढ़ के 150, 200, 1000, 2000 जब तक आप वहाँ पहुँचते हैं। शुरू के लोग तो आपसे जुड़े होते हैं, आपको याद रहते हैं, बट बाकी लोग आपसे जुड़े नहीं होते। तो आपको ये कोशिश करना है कि आप ही नहीं, आपको इकोसिस्टम को ऐसा बनाना है कि हर एम्प्लॉय को लगे कि मेरी कोई सुनने वाला हमेशा कोई है। तो उसमें ये होता है कि आपको कोई भी चेंज लाना है या मान लीजिए कोई नया प्रोसेस डालना है, आप टेक्नोलॉजी कुछ नया अपनाना चाहते हैं, हर चीज़ में एम्प्लॉय को ये मालूम है कि अगर मेरे अंदर कोई डर या कोई सवाल है मुझे कहाँ जाना है। बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो जाता है कि एम्प्लॉयज़ इतने दूर हो जाते हैं कि उनको उनके लिए कंपनी, इनफैक्ट हमेशा ही आपके लिए आपका मैनेजर आपकी कंपनी होते हैं, पर अगर आपने अपने मिडिल मैनेजर्स को इस चीज़ के लिए स्ट्रेंथ नहीं दी है, उनको ये पावर नहीं दी है कि वो इस तरीके के रिस्पॉन्सेज दे सके। जैसे कई ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो ये कहते हैं कि अगर आपने एम्प्लॉय को कोई भी जवाब देना है तो आप HR से पूछे बिना नहीं दे सकते। तो आपको अपने मिडिल मैनेजमेंट को स्ट्रेंथन करना है, आपने ये इंश्योर करना है कि HR, जैसे आपने कहा ना, लाइन ऑफ डिफेंस, पहला लाइन ऑफ डिफेंस ना बने। आपके जो मैनेजर हैं वही हमेशा अपने आप को एम्पावर्ड समझे कि हम अपने लोगों को सब बता सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनको कमिटमेंट्स दे सकते हैं। तो ये जो दूरियां ऑर्गेनाइजेशन के साइज से बढ़ती हैं या किसी भी बदलाव से एम्प्लॉयज़ के अंदर डर आता है, ये सब चीज़ों का सॉल्व जो मैंने देखा है कि आपको कंपनी ऐसा होना चाहिए जहाँ पे आप सुन भी रहे हो सबकी और सबको पता है, डायलॉग हमेशा चलते हमेशा मतलब कभी भी जैसे ही मान लीजिए कि बहुत कोई न्यूज़पेपर में कोई खबर छपी है आपकी कंपनी को लेके, आमतौर पे लोग सोचते हैं कि कुछ मत करिए, चुप रहिए। मैंने हमेशा ये कहा है कि नहीं, एम्प्लॉयज़ को बताइए क्या हुआ है, क्योंकि अगर वो अपने आप समझ के कुछ भी उससे निष्कर्ष निकाल लेंगे तो फिर वो डर ही जीत जाएगा, वो डर उनकी कंपनी बन जाएगी और हमारा जो कल्चर है वो बिल्कुल बदल जाएगा। तो डायलॉग, लिसनिंग और स्ट्रेंथनिंग योर मिडिल लीडरशिप, कि जो आपके मैनेजर्स हैं उनको मालूम हो कि मैं अपने टीम को क्या कह सकता हूँ या क्या कह सकती हूँ और उनको कैसे मैं आगे से लेके जाऊँ। अच्छा, रियली होता है कि टॉप मैनेजमेंट नीचे वाले लोगों को इतना पावर देते हैं कि आप अपने लेवल पर चीज़ों को डिसाइड करो, बताओ और डिसीजन ले पाए? मतलब ये पॉसिबल, मतलब रियली मतलब निकल कर आता है कि हकीकत में ये चीज़ें होती हैं? यही मुझे लगता है HR का काम है कि ये आप अपने लीडर्स को कैसे ये करेज दें, क्योंकि ये एक्चुअली पॉइंट ऑफ करेज है। ये एक डर के साथ इंसान जीता है कि अगर मैंने ये पावर नीचे दे दी तो फिर मेरा है, मैं क्यों, मेरा अस्तित्व ही क्या है, मैं क्यों हूँ फिर लीडर। यही डर को दूर करना मुझे लगता है HR के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं एक किताब है आप सेपियंस नाम की, मैं उसमें इनफैक्ट मैं लोगों को बोलती हूँ पूरी किताब पढ़े ना पढ़े, पहले 2 चैप्टर ज़रूर पढ़ लें। उसमें एक बात कही गई है कि जब एक इकाई छोटी होती है, मान लीजिए 80 लोग हैं, 100 लोग हैं, तो उनको मैनेज करना कोई भी एक लीडर अकेले कर सकता है। जैसे ही इकाई 150 से बढ़ती है, मतलब किसी भी स्ट्रक्चर में 150 से ज़्यादा लोग हो जाते हैं, तो एक इंसान के लिए सबके साथ जुड़े रहना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो अगर आप देखें, जब कोई स्टार्टअप होता है जहाँ पे सिंगल स्टार्टअप हुआ है, 20 लोग, 40 लोग, वहाँ पे आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आपको कोई मिडिल लीडरशिप को, कोई डेलीगेशन कुछ नहीं, क्योंकि जो ओनर है या जो फाउंडर है या जो स्टार्टअप है वो सब मैनेज कर सकते हैं। पर जैसे ये नंबर 150 से आगे निकलता है तब आपको हायरार्की की ज़रूरत पड़ती है। और हायरार्की सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी दे सकें, हायरार्की इसलिए है कि आप सुनने की, बिल्कुल, डायलॉग कड़ी बन जाए ताकि लोगों की ना डायलॉग हमेशा सुनकर ऊपर तक आते रहे उन चीज़ों के लिए। तो ये अच्छा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो भी ग्रो कर रहे हों, तो ये सब चीज़ों को उनको शुरू से ध्यान रखना है। बिल्कुल, जैसे ही आपका नंबर 1 उससे आगे बढ़ने लगे तो पहले ही कम्युनिकेशन, हायरार्की, ये सब बनाना शुरू कर दें। ये आप बहुत बड़ा बनने के बाद नहीं बदल पाएंगे, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि तब तक उस कंपनी का कल्चर में ये होगा ही नहीं, उसके खून में ये बात ही नहीं होगी। तो अचानक से ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो नहीं कर पाएंगे, फिर आपको समय लगेगा कि उसका कल्चर बदलें, उस लोगों का तरीका बदले। जैसे एक बच्चा बचपन से ही चीज़ें जो सीख कर ग्रो करता है, तो वैसी ऑर्गेनाइजेशन का भी हाल है कि जिस कल्चर और जिस माहौल में आप
पल जी। पल कर बड़े होंगे वैसे ही आप आगे बढ़ पाएंगे। जी, पर ये आपको तब मिलेगा जब आप एक छोटी कंपनी को बड़ा कर पा रहे हैं। अगर आप पहुँचे ही बड़ी कंपनी में हैं या आप अक्वायर कर रहे हैं किसी एंटिटी को, तब ये चीज़ और मुश्किल हो जाती है और मुझे लगता है तब ये चीज़ सबसे ज़्यादा। आप अपने टीम को तो कर ही सकते हैं और ना। अभी अगर बड़ी आपको- कंपनी है तो आप पूरे ऑर्गेनाइजेशन के नहीं, एटलीस्ट जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप तो उसको वहाँ अच्छे से तक बड़ा कर तो सकते कर ही सकते हैं उसको। और एज जैसे कि एचआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप एचआर ऑफिसर हैं कंपनी के, तो फिर ये आपकी जिम्मेदारी पूरी कंपनी को लेके बनती है कि आप ये सब जगह ये एक मतलब एक्चुअली एक अथॉरिटी पास डाउन करनी है कि सब कुछ ऊपर आने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नीचे में भी। अगर आपका कल्चर स्ट्रांग है, आपके वैल्यू सिस्टम डिफाइंड है, तो आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं कि आपके मिडिल मैनेजर्स भी वही कह रहे होंगे जो आप कहना चाहते हैं। मैं तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाता हूँ तो मैं सेम लेवल के आदमी से नहीं पूछता हूँ कि उनका कल्चर क्या है। हाँ। मैं वहाँ का हाउसकीपिंग जो है, जी। सिक्योरिटी पर्सन है जो फ्रंट मतलब गेट पर रहता है, तो उनसे उस कंपनी का मेरा जो अपना तरीका है, तो उस कंपनी के जानने का ना मेरे को काफ़ी अच्छा मौका उनसे मिलता है। बिल्कुल अगर मान लीजिए हम एमडी से एमडी के बारे में चाहे उस लेवल पर बात करेंगे तो एक ओहदे के साथ बात करेंगे तो वहाँ से कुछ चीज़ें निकल कर नहीं है। जो नीचे वाले लोग होते हैं वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं और वो थोड़ा भले वो उस लेवल से नहीं, लेकिन उनकी जो फीलिंग निकल कर आती है ना, तो वो कंपनी का कल्चर और वहाँ का रहन सहन के बारे। और जैसे इसी से जुड़ के मैं एक और बात कहूँगी, हम लोग जब कंपनियां बना रहे हैं, जैसे मेरे पिछले रोल में, इस रोल में भी हम कंपनियों को एक आकार दे रहे हैं, ब्रांड्स हैं बहुत बड़े, बट कंपनी को बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब भी कोई इंटरव्यू के लिए मेरे पास आते हैं या जब हम सिलेक्शन प्रोसेस कर रहे होते हैं, मैं सबको एक बार ये बोलती हूँ कि कुछ देर बाहर बैठना और इस कंपनी को महसूस करना। आप दीवारें बात करेंगे आपसे, आप फिर देखना कि आपको ये कल्चर जच रहा है कि नहीं। मेरा कहने का उनसे मतलब यही है कि पूछिए बाकियों से कि आप जैसे जो आप थोड़ी देर वो बैठेंगे तो कुछ ना कुछ पूछ ही लेंगे ना। बैठने का मतलब ये दीवारों से क्या बात है, जो वहाँ होगा चाहे वही पूछ लेगा कि आप इतनी देर क्यों बैठे हो, तो उसी से तरीके से आपको पता चल सकता है, चल जाएगा। तब आपको समझ आएगा कि हाँ मुझे यहाँ काम करना है कि नहीं। क्योंकि कई बार सबसे लोग यही पूछते हैं एचआर में आके, अगर मैं कभी बोलूँगी क्या पूछना चाहते हैं, पूछेंगे कल्चर कैसा है। मैंने कहा आप तो मैं ही मार्केटर हूँ, मुझी से पूछ रहे हैं मेरी कैसी, मैं तो अच्छा ही बोलूँगी। तो मैं कुछ पेरेंट्स से बात करता हूँ, मतलब वो कॉर्पोरेट से रिलेटेड नहीं है, लेकिन जब उनके बच्चे हॉस्टल्स में रहते हैं ना, तो वो जाते हैं मिलने के लिए, तो बोलते हैं कि मैं देख कर आता हूँ कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है। तो मैं उनसे बोलता हूँ ना कि बच्चे से भले ना मिलो, लेकिन जो उसका रूममेट है ना, जो लोग रह रहे हैं ना, उससे मिलो कि वो क्या करता है पूरे टाइम। तो उससे पता चल जाएगा कि वो कहाँ जा रहा है, क्योंकि ऑल टाइम तो वो उसी के साथ रह रहा है। बहुत कम में ही गट्स होगा कि वो अपने आइडियोलॉजी के साथ रहे, नहीं तो जो दूसरे बच्चे अगर उस तरह से हैं तो कहीं ना कहीं भटके। तो सेम चीज़ें जो हैं वो कॉर्पोरेट के अंदर भी निकल कर आती हैं। आपने हाई परफॉर्मेंस कल्चर और सख्त इन्वायरमेंट को भी देखा हुआ है, तो जो हमारा लॉ होता है वो नियम को काफ़ी अच्छा करता है, कंपनी के माहौल को अच्छा करता है। आपके हिसाब से कुछ ऐसा तो नहीं है कि जो हम लॉ बनाते हैं, जब प्रोसेस बनाते हैं, सारी चीज़ें वो कहीं ना कहीं बनाने के बजाय उसको दबाने में ज़्यादा बिलीव करता हो, लोगों को दबा कर रखता हो ताकि चीज़ें निकल कर ना आए, तो उसको आप कैसे मॉनिटरिंग करती हैं कि ताकि जो हमने प्रोसेस बनाया है वो रियल में हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इम्पैक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या सिर्फ ये है कि यार बोलना नहीं है, दबा के रखो ताकि चीज़ें बाहर नहीं। तो इस चीज़ की मॉनिटरिंग करने का आपका लीडरशिप क्वालिटी क्या है, ताकि बाकी लोग भी अपने। बहुत अच्छा सवाल है, पर मैं इस पे ना एक उदाहरण के लिए मैं एक्चुअली पेरेंटिंग को लूँगी। शायद ये मैंने सबसे ज़्यादा तब सीखा जब मैं माँ बनी, क्योंकि अब आपने बच्चे को डांटना भी है और उसको प्यार भी देना है। अब आप बैलेंस समझ रहे हैं, उसी तरीके का लगभग सा बैलेंस है, बट बहुत डिफरेंट स्केल एंड प्रोपोर्शन पे है। तो जो मैंने उससे जो लीफ लिया, मैंने ये लिया कि पहले आपको ये समझना है कि कंपनी में कि ना ही कानून कंपनी के खिलाफ खड़ा है, ना ही कंपनी की परफॉर्मेंस के बिना कंपनी चल सकती है। तो खासकर कंपनी के जो भी टॉप 40-100 लोग हैं, सबसे पहले उनको ये बात समझनी है कि हमें सिर्फ नंबर के पीछे नहीं भागना है, हमें ये कोशिश करनी है, ये इंश्योर करना है कि जो हमारी कंपनी है वो सालों साल चलती रहे। और कंपनी सालों साल तब चलती है जब वो हर कानून को मानती है, हर तरीके से कंप्लायंट होती है, और जो खुद के भी प्रोसेस हम बनाते हैं उन सभी को फॉलो भी करती है। तो जब हम एक हाई स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस
कंपनी या स्ट्रॉन्ग कंप्लायंट कंपनी की बात करते हैं तो वो इसलिए नहीं होती कि हमें सरकार से बचना है या कह लीजिए कि जो आपको विजिट कर रहे हैं इंस्पेक्टर्स उनसे बचना है, उसलिए नहीं हमें करना है। हमें ये समझना है कि कंपनी एक कम्युनिटी का हिस्सा है और जितने कानून बने हैं वो उस कम्युनिटी के रखवाली के लिए बने हैं। तो अगर मैं कानून फॉलो कर रही हूँ तो मैं एक्चुअली कम्युनिटी का गुड सिटीजन हूँ, एक अच्छा कॉर्पोरेट नागरिक हूँ मैं। अगर मैं अच्छी कंपनी हूँ तो मुझे कंपनी के अंदर के लोग ही नहीं, मुझे वो कम्युनिटी, वो कस्टमर जो मेरे आसपास हैं, वो सब मुझे बढ़ने में मदद करेंगे। तो ये कोई एक कहते हैं ना चॉइस नहीं है एक दो के बीच में, ये साथ ही चलना जरूरी है। शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम होती है लेकिन बहुत अगर problem हाइब्रिड बन जाए तो हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमेशा अच्छा ही रहता है। एग्जैक्टली फिर मैं वही बात तभी मैं बोलती हूँ, पेरेंटिंग ने सिखाया कि बहुत आसान है कि आप हर चीज़ मान लें। जैसे बच्चे ने कुछ कहा, आप मान गए, पर अगर आप मानते चले जाएंगे और कभी उसको आपने एक लाइन नहीं खींची, एक लकीर नहीं खींची बच्चे के लिए, तो कभी ना कभी तो फिर आपको वो बताएगा कि आपने मेरे को कैसे बड़ा किया है। आपसे बात करके ये लग रहा है कि जो आपने घर में आपके पेरेंट्स ने जो सिखाया हुआ है, जो आप सीख कर निकले हुए हैं, वही सेम चीज़ आप अपने कॉर्पोरेट में भी और अपने एचआर में आप, मुझे लगता है कि आप पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करती हैं। और उसके बाद जब आप माँ बन गई तो वहाँ से भी जो सीखा उस तरह से एम्प्लॉय हो गए, उनको भी उसी तरह से आप केयर करके चलते। तो लग रहा है घर का उसमें बहुत बड़ा रोल है। बहुत रोल है। मुझे लगता है सबको ये समझना चाहिए कि ज़िंदगी आपको सिखाती रहती है और हर जगह सिखाती है। जहाँ से सीख मिल रही है ले लीजिए और कहीं ना कहीं वो ज़रूर इम्प्लीमेंट होगी। और ये बात एक्चुअली सच है कि कई लोग कहते हैं कि मैं ऑफिस में अलग हूँ और मैं घर पे अलग हूँ। मैं आज तक अलग हो नहीं पाई हूँ और मुझे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है मैम उस चीज़ के लिए ना, क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग ना कहीं जाते हैं तो यहाँ भी लोग हैं, घर पर भी लोग हैं। प्रोसेस चेंज हो सकता है लेकिन काम करने का स्टाइल तो आपके लीडरशिप तो वही रहेगी। बिल्कुल। और अब तो एक और आयाम जुड़ गया है, हम सोशल मीडिया पे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपकी पर्सनालिटी बहुत आप अलग कर सकते हैं। लोग आपको वहाँ पे भी देख रहे हैं, यहाँ पे भी देख रहे हैं, तो कोई कितना फ़र्क कर लेंगे आप। तो अच्छा ये है कि अपने अंदर बैलेंस बना लें। जो जैसे आप जिस जगह हैं अगर वही रहेंगे तो ना आपको कुछ छुपाने की ज़रूरत है ना ढकने की ज़रूरत है। तो जो मैं जहाँ हूँ मैं घर पे भी वही हूँ। तो जो चीज़ आप बोल रही हैं, क्या जो आपकी अभी करंट जो कंपनी है यहाँ पर भी वो चीज़ रियली इम्प्लीमेंटेशन है, वो सब कुछ देखने को मिलता है 100%। और मैं तो यही मैं बोल रही हूँ कि ये जैसे जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम सब यहाँ जुड़ के हमारे देश के बहुत पुराने बहुत बड़े ब्रांड्स को और एक नई पहचान देने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम कंपनी को बड़ा कर रहे हैं और बहुत तेज़ी से बड़ा कर रहे हैं। तो इसमें जो आपने मुझसे सवाल किया, यहाँ पे सबसे ज़्यादा वही डर होता है कि आप बढ़ते बढ़ते कहीं गवर्नेंस को ना छोड़ दें। तो यही चीज़ से आज हम इस स्ट्रेंथ में हैं कि इतने मुश्किल एनवायरनमेंट में जहाँ पे हम कोविड से भी गुजरे हैं, इतना हाई लेवल ऑफ कंपटीशन है, इसके बाद भी अगर मैं इस स्ट्रेंथ से आपको ये बात कह पा रही हूँ वो इसलिए है क्योंकि हम सब ने यही प्रण लिया था कि एक तरफी ग्रोथ का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं इसलिए ये पूछा कि क्योंकि आपने इंडियन एमएनसी के साथ भी, जर्मन एमएनसी के साथ, अलग अलग कंपनियों के साथ आपने बहुत लगभग हमें लग रहा है 2 डिकेड से ज़्यादा हो गया काम करते हुए, और फिर से आप इस तरह से एक तरह से स्टार्टअप या जो ग्रोइंग कंपनी आप आए हुए हैं, तो हमें लग रहा है कि जो आपका लीडरशिप है शायद इसमें ज़्यादा मज़ा आता होगा कि कुछ नया करके और कुछ दिखाने को भी मौका मिलता है। मैं बहुत बड़ी कंपनी में लोगों से जब बात करता हूँ बोलते हैं यार सिस्टम सब बना हुआ है, डे टू डे लाइफ में उस तरह की प्रोसेस को फॉलो करना थोड़ा बहुत चीज़ें हम चेंज कर पाते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ सिनारियो जस्ट उल्टा है आपके साथ कि आप एचआर के साथ साथ पूरा डेटा भी एनालिसिस कर रहे हो कंपनी को। तो आज एचआर आपके हिसाब से एक बिजनेस पार्टनर भी बन रहा है, मतलब है ही। आप कैसे देखती हैं एचआर को बिजनेस पार्टनर बनते हुए, कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? मुझे एक्चुअली ना ये बहुत बार मुझे कहा गया है कि ये बिजनेस पार्टनरिंग एचआर को करना चाहिए। मुझे लगता है कि थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ जाते हैं। जब भी या जैसे एक स्टार्टअप की बात करूँ, ऐसा तो है नहीं कि जब कोई स्टार्टअप शुरू होता है तो आते के साथ ही कोई एचआर का हेड वहाँ आ जाएगा। तो क्या होता है कि ये रोल जो स्टार्टअप के ओनर हैं वही निभाते हैं। एचआर एक ऐसा रोल है जो कि सबसे पहला रोल है जो किसी कंपनी में निभाया जाता है, क्योंकि यही वो रोल है जहाँ पे आप ये तय करते हैं कि मुझे आगे बढ़ना कैसे है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि एचआर का मैं किस नज़र से देखती हूँ, मैं इस नज़र से देखती हूँ कि मैं पार्टनर नहीं हूँ, मैं तो एग्जिस्टेंस हूँ कंपनी की। और एक्चुअली मैं अगर अपनी टीम को मैं ये बोलती हूँ, 2 काम बोलती हूँ कि काम ऐसा करो कि तुम्हारी ज़रूरत ना हो, कोई तुम्हें कभी फ़ोन ही ना करे,
ऐसा काम होना चाहिए। और इसका क्या मतलब है कि HR का काम है प्रोसेस, HR का काम है लोगों को परफॉर्मेंस इकोसिस्टम देना। तो ऐसा इकोसिस्टम बनाओ, ऐसे मैनेजर्स खड़े करो कि वो अपने आप पूरी कंपनी चला लें। तो बेसिकली क्या HR को कभी मुझे पहुंचने की जरूरत ही नहीं भी हो तो भी फर्क नहीं पड़ता है, कंपनी अपने और आप आप इतना स्ट्रांग काम कर रहे हो कि मतलब आप इनविजिबल हो और फिर भी सारा काम हो रहा है। और दूसरा मैं ये कहती हूँ कि आप ऐसे हो कि अगर आप वहाँ से निकल गए सिस्टम से तो एक बार बिजनेस ज़रूर याद करेगा कि कुछ तो बात थी। तो पार्टनरिंग तो एक रोल है, वो मुझे करना है। ऐसा नहीं है कि मुझे पार्टनरिंग नहीं करनी बिजनेस के साथ, वो बहुत ज़रूरी है। और मुझे एम्प्लॉय के साथ भी पार्टनरिंग करनी है। मुझे ये भी देखना है कि किस तरीके जो मेरे लीडरशिप टीम है वो कितनी पार्टनरिंग कर रहे हैं बिजनेस के साथ, क्योंकि हर एक का कुछ ना कुछ रोल है। तो चाहे वो कोचिंग का रोल हो, चाहे वो कल्चर को पकड़ के रखने का रोल हो, चाहे वो जिद हो कि अगर हमने ये एक डिसीजन कंपनी के हित में लिया है या एम्प्लॉयज़ के हित में लिया है तो मुझसे उस पर डटे रहें। ये बहुत सारे रोल हैं HR के। तो मुझे लगता है पार्टनरिंग से कहीं ज़्यादा एग्जिस्टेंशियल रिक्वायरमेंट है। चैलेंज लेकर मजा आ रहा है, मतलब काम करना आता ही है। अब मैं आपका ना थोड़ा सा पीछे की बैकग्राउंड में चलता हूँ, जिसमें कि आपने लेबर लॉ के ऊपर बहुत काम किया हुआ है और आपने फैक्ट्री में भी और हर जगह कुछ, मैं जहाँ तक जानता हूँ कुछ ऐसी भी फैक्ट्री है जहाँ पर कि हार्डकोर यूनियन भी रहा है सब कुछ। कुछ ऐसी चीज़ें के उदाहरण के साथ या अगर आप बता पाएँ कि कोई ऐसा नियम या कोई ऐसा केस जो आपने सॉल्व किया हो आपकी टीम ने, जो कि वो बिज़नेस के स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया, मतलब काफ़ी पॉजिटिव रहा हो, ना कि निगेटिव वे में गया हो, और वहाँ से कंपनी का ग्रोथ भी हुआ हो और सब लोगों ने लाइक किया हो कि यार ये तो बहुत निगेटिव था लेकिन ये कैसे पॉजिटिव हो गया इस चीज़ को? मैं शायद कंपनियों के नाम तो नहीं लूँगी। हाँ, मैंने इसीलिए नाम नहीं लिया जी। और शायद ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये तो कहानी है जिस कहानियों को हमें आगे सुनना चाहिए और शायद किसी के काम आ जाए। काफ़ी चीज़ें होती हैं, तो शायद मैं 2-3 किस्से आपके साथ शेयर करती हूँ। एक मेरे को याद है, एक जीत तो मैंने एक रिटेल ऑर्गेनाइजेशन के साथ में थी और रिटेल ऑर्गेनाइजेशन में फ्रिस्किंग होती है एम्प्लॉय की। अगर आप जब आ रहे जा रहे होते हैं तो फ्रिस्किंग होती है। तो इसमें रिटेल ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी यंगस्टर्स भी होते हैं, तो थोड़ा गर्म दिमाग भी कई बार होता है और हर तरीके के लोग होते हैं। तो एक ऐसा केस था कि एक लड़की जब अपना काम करके निकल रही थी तो लेडी गार्ड ने उसको रोका और बोला कि मुझे आपका बैग चेक करना है, मुझे फ्रिस्क करना है। तो उसने बोला कि मैं नहीं अलाउ करूँगी। तो अब ये जब ज्वाइनिंग के टाइम पे हम ये डिक्लेरेशन लेते हैं कि आप इस चीज़ से मना नहीं कर सकते क्योंकि ये एसेट प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी है। उसके बाद खैर बहुत बदलाव भी होते हैं, कभी कंपनियां कहती हैं कि ज़रूरत भी नहीं है, पर मैं उस समय कानून था क्योंकि हम लोगों का स्टोर नया खुल रहा था, तो उसने बहुत रेजिस्ट किया। तो जैसे जो सिक्योरिटी गार्ड का काम है उसने बोला कि जो आपने बोल रखा है वो अपने ड्यूटी कर रहा है, तो वो वहाँ से चली गई और उसने लेबर ऑफिस में जाके कंप्लेन किया कि मेरे साथ फिजिकल हैरेसमेंट हुआ है। अब मतलब मुझे मतलब हाथापाई की गई है मेरे साथ। तो वो केस हमने जीता। और मतलब मैं इसलिए बोल रही हूँ कि क्या होता है कि लेबर लॉ हमेशा पहले वर्कर के हित में होता है और होना भी चाहिए। और खास करके इस केस में कि फीमेल वाले में तो डेफिनेटली मतलब अगर एक परसेप्शन बना हुआ है, पर हमारा जो एम्प्लॉयर परसेप्शन उस मार्केट में, क्योंकि क्या होता है ऐसा नहीं है कि कानून सिर्फ एक चीज़ देखता है, केस के फैक्ट्स तो ज़रूरी होते हैं, पर विटनेस स्टेटमेंट्स में जो भी थोड़ा बहुत जब वो पूछते हैं कि कंपनी जनरली कैसी है, तो हमारे कंपनी का जो इमेजरी है वो ही था कि हम लोग बहुत एम्प्लॉय सेंट्रिक है। उस समय कैमरे भी नहीं होंगे जबकि आप बात कर रही होंगी, शायद मतलब है, बट हमेशा क्या होता है कैमरा उस जगह नहीं, और खासकर फ्रिस्किंग पॉइंट पे कैमरा नहीं होगा क्योंकि फीमेल फ्रिस्किंग है तो वहाँ पे कैमरा साइटिंग नहीं होगी। तो बात एविडेंस की से ज़्यादा बात ब्रांड के भरोसे की है। तो मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ कि HR को सिर्फ इस नज़र से मैंने बोला ना, ये नहीं सोच सकती मैं कि सिर्फ मुझे कानून निभाना है, मुझे देखना है कि मेरे उस हर एक्शन के साथ कंपनी के ब्रांड, एम्प्लॉयर ब्रांड की उसकी वैल्यू है, उसका इमेज है, और तो मुझे उसको हमेशा पॉजिटिव रखना है ताकि अगर कभी ऐसा कुछ आए तो मेरे साथ खड़े होने वाले बहुत लोग हों। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमेशा ही वर्कर सही होते हैं, बहुत बार मैनेजमेंट भी सही होती है। एंड क्योंकि अब हम कैपिटलिज्म में नहीं हैं, हम एक वैसे ही सोशलिस्ट कंट्री हैं और बहुत अब तक आते आते तो हमारे लॉज ने ही हमें बहुत बराबर कर दिया है। पार्टिसिपेटिव वर्कर्स, हम हर तरीके के प्रैक्टिसेस करते हैं और बहुत अच्छी बड़ी बड़ी कंपनीज ने बहुत सुंदर उदाहरण खड़े किए हैं हमारे लिए। तो इसीलिए ये एक मुझे याद है जो
जो बहुत एक दूसरा ये हुआ था कि इसमें हमने थोड़ा सा बदलाव किया था। सो क्या होता है कि जब आपके ऐसे होते हैं ना, इनफैक्ट ये शायद मेरी कंपनी का ही अभी का ही किस्सा है, तो मैं शायद थोड़ा प्राइड से भी बता सकूं। आपके जो आवर्स होते हैं ओटी के, तो उसमें आमतौर पे लेडीज़ को बोला जाता है कि भाई क्योंकि आप लेट नहीं रुक पाएंगे, तो फिर क्या होने लगता है, लड़कियां जाती हैं मैनिंग में, हम बोलते हैं कि नहीं ज़्यादा लड़कियों को लेके आइए, तो फिर ओवर टाइम के आवर्स बढ़ने लग जाते हैं, और ओवर टाइम का आवर्स अपने आप में कानून है। तो इसमें हमने क्या किया, हमने अपने फैक्ट्री में, हमें प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी कि लड़कियां सुबह आ सकती हैं, हम स्टैगर्ड शिफ्ट कर सकते हैं, पर सुबह आएंगी तो मशीन कैसे चलेगी, क्योंकि सबसे पहले आके मशीन को ऑन करना ज़रूरी है। तो हमने 40% विमेन स्ट्रेंथ है हमारे फैक्ट्री की, तो हमने उनसे बोला कि आप ये लोग, पर विमेन मशीन को हाथ लगाने से डर रही हैं कि हमने कभी किया नहीं, हम नहीं कर सकते। तो ये फिर हमने एक शुरुआत की, हमने कहा हम एक काम करते हैं, हम पहले आपको लैंग्वेज और कंप्यूटर से दोस्ती कराते हैं। हमने संडे क्लासेस करके शुरू किया पाठशाला, धीरे धीरे विमेन एम्प्लॉयज़ ने पढ़ना शुरू किया। एंड हमारे यहाँ कई हैं जो ग्रैंड मदर्स भी हैं जिनके, तो उन्होंने वहाँ से शुरुआत की। शुरू के 1-1.5 महीने में सबको ये बहुत मज़ा आया कि अब हम अपने बैंकिंग ट्रांजैक्शन खुद फ़ोन पे कर रहे हैं। हमारे पास ये भी रिकॉर्डिंग, मतलब कईयों ने ये भेजा कि आज हमें पहली बार समझ आ रहा है कि जब आप हमें कहते हैं ट्रेनिंग में कि ये प्रोडक्ट को लीजिए, ये नहीं लीजिए, या इसको सिलेक्ट करिए, इसको क्वालिटी रिजेक्ट कर दीजिए, तो आज हमें समझ आया, क्योंकि आप इंग्लिश में बताते थे, हमें समझ नहीं आता था, अब हम थोड़ी इंग्लिश समझने लग गए हैं, क्योंकि हमने जैसे क्लासेस ली, और इससे पहले कभी हमें वर्कर्स ने ये सब नहीं बताया था। मैं खासकर फीमेल वर्कर्स की बात कर रही हूँ। यहाँ से हमने थोड़ा बहुत शुरू किया, तो हमें लगा कि सीखने की चाह है। फिर जो यंगर वुमेन थी, हमने उनसे और थोड़ा बात करना शुरू किया। हमने कहा तुम्हें किस चीज़ का डर है, तो हमने थोड़े से उनको चैलेंजेस देना शुरू किया। तो 2 लड़कियां सामने आई, बोलती हैं ठीक है हम मशीन ऑपरेट करना शुरू करते हैं। अब वहाँ से एक चैलेंज लिया, काम चालू हो गया, वहाँ से काम चालू हो गया। आज फैक्ट्री में झगड़े हैं कि पहले मुझे चलानी है कि पहले मुझे मौका दीजिए, मैं भी रेडी हूँ। तो अब क्या होता है कि मॉर्निंग के टाइम पे विमेन आती हैं, मशीन भी ऑन करते हैं। तो हमारे शिफ्ट की जो स्ट्रेंथ है वो ये हो गई है कि हमारे को किसी से भी मतलब वो लॉ तोड़ने की हमें ज़रूरत नहीं है, जो कई बार जो पहले के प्रैक्टिसेस में हो रहा था। तो ये बहुत बड़ी अपने आप में चेंज है। और मुझे लगता है आई थिंक लॉ तो शायद हम फिर भी अपने मतलब हम करते ही हैं, मजबूरी में करना ही पड़ता है फॉलो, बट सबसे ज़्यादा जो बदलाव आया वो सोशल चेंज आया। मुझे ये पता है कि अब उन घरों में उनकी जो भी घर में लड़कियां होंगी वो भी स्टेम की तरफ बढ़ेंगी, क्योंकि अब वो बोल रही हैं अपने बच्चों को भी, अपनी फैमिली को भी, उनका सोचने का, करने का। आप तो मतलब उनकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर, अपना बिजनेस का तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाया ही, कंपनी को तो प्रॉफिट दिया, लेकिन साथ ही साथ उनके भी लाइफ में अपने बहुत ज़्यादा चेंजेस लाए, ताकि वो अपने बच्चों को भी हर तरह से ना देखने और करने के तरीके से। ग्रैंडमदर हैं जिन्होंने 10th का एग्जाम दिया, अभी क्लियर किया है। मतलब ये एक अंदर एक मैं कहती हूँ भूख होना कि मुझे पढ़ना है उस उम्र में, मेरे लिए भी बहुत बड़ी सीख। ये सोनल कपूर मैम की वजह से ही, मैं बिल्कुल मेरी वजह से नहीं है, उस फैक्ट्री के हेड की वजह से है, उस HR के वजह से है। पर मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि एज अ कंपनी हमने ये एक प्रयास किया और प्रयास में सब साथ में खड़े हुए। तो आपके लीडरशिप में कोई मना नहीं कर सकता है, जो मेरे को हमेशा शुरू से फील होता रहता है। आपको देखकर एक अलग से ही ना मेरे को पॉजिटिविटी आती है कि नहीं, मतलब जो भी चीज़ है, काम तो साथ में नहीं किए, लेकिन जब भी बात करते हैं तो एक अलग ही मेरे को फील आता है कि नहीं, जो आप जहाँ पर भी काम करती होंगी वहाँ का माहौल ही कुछ अलग होता होगा उस चीज़ के लिए। आप मुझे थोड़ा शर्मिंदा कर रहे हैं। जो फैक्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब हम आपसे कुछ रैपिड फायर टाइप के क्वेश्चन छोटे छोटे से पूछेंगे आपसे, बिल्कुल। तो उसके बहुत ही छोटे से आंसर आपको देना है। मैं लेबर लॉ से ही रिलेटेड पूछता हूँ आपसे कि कौन सा ऐसा मुश्किल केस था जिसको आपकी जीत ने आपकी पूरी टीम के मतलब स्ट्रक्चर को या उनकी बॉडी लैंग्वेज को चेंज कर दिया? अभी सेम ही चीज़ मैंने पूछी थी आपसे, हाँ। लेकिन इसमें ना केस के बारे में नहीं, पर एक मेरी जो मेरे को जो लेबर लॉ में जी, तो मैंने लेबर लॉ पढ़ा है, मैंने मास्टर्स किया है लेबर लॉ में अपने MBA के साथ। तो उस टाइम पे हम ये इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट सब जानते हैं, हम ये सब पढ़ते थे। तो हमें लगता था कितने बड़े बड़े पुराने केस होते, और पुराने टाइम में बहुत कुछ होता था, क्योंकि हमारे जो फैक्ट्री सिस्टम्स थे वो इतने प्रो लेबर नहीं थे।
तो एक मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन में, बहुत हेविली यूनियनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ पे बहुत सालों साल कलेक्टिव बार्गेनिंग सेटलमेंट, हर 4 साल में लेबर सेटलमेंट होता था और बहुत पॉलिटिकली कनेक्टेड सेटलमेंट्स होते थे। वहाँ पे एक जीत ये रही कि वहाँ पे अलग अलग 7 यूनियन थी और हर यूनियन अपना अग्रीमेंट अलग अलग साइन करने की जिद करती थी, तो बहुत लंबा प्रोसेस चलता था। वहाँ सब यूनियंस के साथ सिंगल टाइम पे सेटलमेंट करवाया था विद इन बजट। मुझे आज भी मतलब एक होता है ना कि कुछ चीज़ों में आपको अपने आप पे गर्व होता है। बहुत कम चीज़ें होती हैं, पर जिस चीज़ के लिए मैं कहती हूँ कि मुझे अपने ऊपर गर्व है, तो ये हमें तो आपको देखकर मेरे को आज ताज्जुब, मतलब शौक लग रहा है कि आप लेबर में जाकर, लेबर मतलब यूनियन के बीच में जाकर और 7 लोगों को एक साथ सेटलमेंट करना। IR की परिभाषा आपने पूरी तरह से उस समय चेंज कर दिया, जो लोग अपने आप में बनते हैं कि पर मैंने सीखा, बहुत सीखा, क्योंकि जब मैंने आपको बोला जो शुरू से शायद वो एक रूल जो मैंने अपने आप को दिया था कि बात करते रहिए, सुनते रहिए, तो मैंने रियलाइज़ किया है कि कोई भी IR सिचुएशन एंड बहुत बड़े बड़े लोगों से आप ये सुनेंगे, और मैं भी कई बार जब उनसे सीखती हूँ, पूछती हूँ कि सर मैम बताएं कि इसमें क्या हमें करना चाहिए, वो भी हमेशा ये कहते हैं कि बात करने का दरवाज़ा कभी बंद करना। तो ये चीज़ मैंने वहाँ देखी, और मैं आपको बता रही हूँ वो यूनियन अलग अलग लैंग्वेज स्पीकिंग यूनियंस हैं, मतलब अक्रॉस द कंट्री की यूनियंस हैं। मैं अभी भी मुझे खुद गूज़बम्स आ रहे हैं कि उस पूरे हॉल में करीबन 25 लोग बैठे हैं जो अलग अलग भाषा में बात कर रहे हैं, और सबने बात समझी। लीडरशिप ने मुझे वो एक कॉन्फिडेंस दिया, स्ट्रेंथ दिया कि हाँ ये देखते हैं। कुछ चीज़ें लाइफ में ऐसी होती है जो कि हमेशा एंड ऑफ द डे, मतलब जब तक ज़िंदगी रहती है तो वह एक स्टोरी टेलिंग के तौर पर दिमाग में रहता है। और उससे ये हुआ कि उसके बाद HR फंक्शन की जो एक पहचान कहते हैं ना कंपनी में बनती है, तो जो किसी भी प्लांट में कोई भी HR हो तो कभी उनको फिर किसी चीज़ से डर नहीं रहा, क्योंकि उनको पता है कि अब हम आमतौर पे फैक्ट्री HR को डर होता क्या है कि वर्कर्स नहीं सुनेंगे, कहीं अनरेस्ट होगा, या हम कैसे जाके उनसे प्रोडक्टिविटी की बात करें। पर जब इस लेवल पे कि आपने एक्सटर्नल यूनियन प्रेसिडेंट्स के साथ बैठ के जब हम एक मतलब, तो वो शायद मेरी टीम को उसकी बहुत मैंने तो कभी डील नहीं किया है, लेकिन जो मैं अलग अलग लीडर से मिलता हूँ, उनसे बातचीत होती है, तो वो सारे लोग किए, तो वो मेरे को ये लगता है ना कि जो लेबर, जो आपकी यूनियन है ना, वो हमेशा चाहती है कि हम अपनी बात को रखें और हमारे लोग सुनने वाले लोग रहें। हमें लग रहा है कि प्रॉब्लम वही होती है कि लीडरशिप उधर बैठा हुआ चेयर इनकी बातों को इग्नोर करता है, टालता है, सुनता नहीं, तो एक समय के बाद वो प्रॉब्लम आनी चालू हो जाती है। बिल्कुल। हमें लग रहा है कि आपने उनकी प्रॉब्लम को सुनी, जो उनकी जो भी कंसर्न एरिया थे वो सब सारी चीज़ों को सॉल्व किया, जिसकी वजह से उन लोगों ने आपके ऊपर, मेन है ट्रस्ट। अगर एक बार आपने ट्रस्ट जीत लिया तो किसी भी, वो भी एक ह्यूमन बीइंग ही है आपके और हमारे तरह सब लोग हैं जी। तो वो सुनने के ऊपर ही लगता है कि डिपेंड करता है, और कोई भी डायलॉग से चीज़ें शायद ठीक हो सकती हैं। आपकी छोटा सा, आपका ऐसा कौन सा छोटा सा रिवाज या तरीका जो हर जगह लोगों को खुश कर देता था या कर देता है? मैं एक्चुअली हर जगह जाके मैं एक काम ज़रूर करती हूँ, लोगों को बस में अंताक्षरी ज़रूर खिलवाती हूँ। आपको कभी किसी टीम को या ऑफिस को जोड़ना हो ना, ये सबसे आसान तरीका है, क्योंकि जब सीनियर जूनियर एक साथ गाना गा रहे होते हैं, सब सुर में बेसुरे सब गाना गा रहे होते हैं, आई थिंक ये एक चीज़ है जो हर जगह काम की है। एक तरह से ये एम्प्लॉय इंगेजमेंट जैसा चीज़ हो गया कि चलो सबकी उसमें भागीदारी आपने। पर आई थिंक एक छोटा एग्जांपल है, मैं मजाक में, क्योंकि आप रैपिड फायर की बात करें, पर आई थिंक अगर हमें, फिर वही बात है, जब आप एंगेजमेंट की बात करते हैं, डिलाइट बिल्ड करते हैं, तो डिलाइट वहाँ होता है जहाँ पे आपने उस एम्प्लॉय की होलिस्टिक टीम के बारे में सोचा। तो आप मेरे अभी तक जिस भी टीम मेंबर से कभी इधर या कभी पहले पूछेंगे, तो एम्प्लॉय से मैं हेल्थ, फैमिली, फाइनेंशियल वेलबींग, मैं सारे आयामों के साथ सवाल पूछती रहती हूँ सबसे। तो हमारे हर इंटरवेंशन में सब कुछ होता है। इनफैक्ट हम लोगों को यहाँ तक भी करते हैं कि कैसे उनको कहीं सोशल गिविंग फॉर्मेट में जोड़ें। हर बार मुमकिन नहीं हो पाता है, पर कोशिश करते हैं कि अगर कोई कहीं जाके अपना टाइम देना चाहता है किसी, तो हम हर चीज़ की एक प्लेटफॉर्म एम्प्लॉय को प्रोवाइड करें। कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है उस चीज़ के। अभी मैं रिसेंटली किसी लीडर से बात कर रहा था, तो उनको जापान कहीं भेजना था, तो बोले कि मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम जाओ,
लेकिन कुछ सीख कर जरूर आना। मेरा खाली ये है कि उन्होंने बोलते हैं कि मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर बोलता हूँ कि आकर कुछ बोलते हैं कि जो उसके जाने आने के लिए, अगर मैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, अगर एक भी अच्छी चीज़ लाकर दे देगा तो वो मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितनी बड़ी चीज़ है। तो मैं उसको हमेशा यही इंसिस्ट करता हूँ कि आप जाओ और वहाँ से कुछ लेकर आओ, मतलब जाओ, घूमो फिरो, सब कुछ करो, जितना चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ हमें भी उसके बदले में चाहिए। तो तुम सीख कर आओ, तुम्हारे लिए भी काम होगा और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी। तो ये अच्छा है, कुछ ना कुछ चीज़ें निकल कर आती हैं मैम उससे। एज ए HR लीडर, जो लीडरशिप होती है उसको लोगों को थकने या टूटने का मतलब कोई होता है ना कि एक समय के बाद लगता है कि कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से या इन्वायरमेंट के हिसाब से जो भी रीजन रहा, लोग जैसे लगता है कि अब थक रहे हैं, टूट रहे हैं, अब काम उस तरह से नहीं हो रहा है, तो टीम से पहले आप कैसे उन चीज़ों को जज कर लेती हैं? आमतौर पे मैंने ये देखा है कि मतलब जिसको हम बर्नआउट कहते हैं वो आपको तब दिखता है, जो भी इंसान का नेचुरल टेंडेंसी है वो एकदम उसके रिवर्स चले जाते हैं। तो अगर कोई बहुत डेलीगेटिंग है तो वो एकदम माइक्रो मैनेज करने लग जाएंगे, क्योंकि उनको चीज़ों से भरोसा उठ जाएगा। और अगर कोई बहुत माइक्रो मैनेजिंग है तो वो बहुत शेल में चले जाएंगे, वो लोगों से इंटरैक्ट करने से पीछे हटते चले जाएंगे। एक दूसरा होता है, अगर कोई इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर है तो वो सिकली बढ़ जाती है उनकी, या दवाइयों पे डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। तो हाँ, वहाँ से पता चलता है कि अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ शुरू हो गई है, क्योंकि ये स्ट्रेस के पहले मैनिफेस्टेशंस हैं। धीरे धीरे फिर ये बर्नआउट में फिर लोग कोई भी एक्शन लेते हैं, कभी मतलब चिल्लाना शुरू कर देंगे या कंपनी छोड़ देंगे। तो पहले ये सब चीज़ों पे थोड़ा ध्यान दें। अलार्मिंग यहाँ से चालू हो जाती है। आपके अपने पूरे कैरियर में अगर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करें तो कोई ऐसा आपने बदलाव बड़े व्यापक स्तर पर किया हो और टॉप मैनेजमेंट ने उस समय पर इसको एक्सेप्ट ना किया हो? एक्चुअली कोई एक एग्जाम्पल बहुत मुश्किल है इस चीज़ के लिए। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये एक नेचुरल काम है HR का। कई बार स्ट्रक्चर्स की डिमांड होती है जिसको हमको मना करना पड़ता है, या कई बार कोई पोजीशंस कोई बोलेंगे हमें नया स्किल चाहिए और फिर हमें उसको रेजिस्ट करना पड़ता है। हाँ, ये ज़रूर है कि कई बार बिजनेस को ये समझाना कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी, आपके ग्रोथ के लिए क्या सही है क्या नहीं, उसके लिए बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट आपको उठाने पड़ते हैं। तो मैं एक्चुअली सवाल में ये चीज़ बोलूँगी कि HR अगर पॉपुलिस्ट बनने की कोशिश करेगा तो ये एक चीज़ है जिसमें बिजनेस को बिल्कुल फेल कर देगा। आपको कॉन्फ्लिक्ट करना ज़रूरी है एज HR, क्योंकि बिजनेस कई बार वो चीज़ नहीं देखता है जो आप देख पाते हो, क्योंकि आप उस चीज़ के बीच में नहीं हैं, आप उसके साइड में खड़े होकर देख रहे हो। बाकी सबका KPI वही है, सभी रेवेन्यू और प्रॉफिट के पीछे जा रहे हैं, सभी टॉप लाइन बॉटम लाइन के पीछे जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप जो आप कह रहे हो आप अपने लिए आप अपना कोई KPI डिलीवर कर रहे हैं, फाइनली आप बिजनेस का ही डिलीवर कर रहे हैं। बहुत सारे चेंजेस को मना किया है, बहुत सारे चेंजेस करवाए हैं, और फिर उसके बाद ऐसा है कि कभी भी कोई भी जीत आपकी अकेली नहीं होती। आप कह ही नहीं सकते ये मैंने किया है, किसी ने तो आपके चेंज को एक्सेप्ट किया होगा, किसी ने तो आपकी बात मानी होगी, फिर हाथ जुड़े होंगे और आप आगे चले होंगे। तो 10 में से 2 ही माने होंगे, लेकिन माने होंगे तभी चीज़ें वो तभी आगे होंगे। फिर 2 से 10 में धीरे धीरे परिवर्तन होता है कि अच्छा अब आपने भी बात मान ली, धीरे कन्वर्ट होता है। पर हाँ, मैं अगर ये कहूँगी कि एक सक्सेसफुल HR वही है जहाँ पे आप ऑर्गेनाइजेशन को, कई बार मेरे को ये भी कहा जाता है कि पिछली कंपनी तो ऐसा ही होता था, तो फिर याद कराना पड़ता है कि ये पिछली कंपनी है ही नहीं, हम उसी फ्लो में रहते हैं कि चलो अभी कि पिछली कंपनी नहीं है, ये हमारी कंपनी है, अब हमें हमारी कंपनी में अपने हिसाब से सोचना पड़ेगा। तो मैं क्योंकि हर कंपनी का अपना कल्चर और बिजनेस स्ट्रक्चर और सब कुछ अलग होता है। अपना कौन से पड़ाव पे हैं आप, ग्रोथ पे हैं, या अभी आप कॉस्ट वॉच कर रहे हैं, या आप रेवेन्यू की तरफ भाग रहे हैं, तो आपको अपना आपका क्या पॉइंट है उस पे आपको सोचना पड़ेगा। उस समय की जो सिनारियो है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके अकॉर्डिंग। और कोई कॉपी पेस्ट पॉसिबल ही नहीं है। बड़ी से बड़ी कंपनी को आप कॉपी नहीं कर सकते, और छोटी कंपनियां क्या कर जाती हैं वो बड़ी कंपनियां नहीं कर सकती। तो ये तो कुछ भी, इसमें कोई फिक्स रूल नहीं है। कोई ग्रैप या कम्युनिटी स्तर पर भी आप कुछ काम करती हैं जी। तो जो आप ग्रैप जो है आपका, जब से आपने या कम्युनिटी के स्तर पर जो आपने काम करने का आपने स्टार्ट किया, तो उसके बाद से लोगों को देखने का नज़रिया आपका कैसे, क्या चीज़ें चेंज आई आपको? 2 बहुत बड़े चेंज। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, कम्युनिटी वर्क पहले आपको धरती पे उतारता है, क्योंकि
हम, क्योंकि जब आप ऑफिस में आते हैं आप बोलते हैं, काम हो जाता है, क्योंकि आपकी एक पोजीशन है, एक चेयर है, एक अथॉरिटी है, तो आपने अगर बोला। बट कम्युनिटी वर्क में सब बराबर होते हैं और सभी को लगता है कि वो सबको उस दूसरे से ज़्यादा मालूम है। मतलब मैं भी जाऊंगी तो मुझे लगेगा अरे मुझे इतना कुछ मालूम है, तो आप मेरी बात सुन लीजिए। तो सबसे बड़ी चीज़ ये कम्युनिटी वर्क में मैंने सीखी है कि आपकी बात आपको सही लग सकती है, पर दूसरा जब तक आपकी बात को सुन के समझ नहीं लेगा तब तक आपकी बात की कोई वैल्यू नहीं है। तो ये मैंने एक बहुत बड़ी चीज़ डेफिनेटली, सो इससे मेरे वर्क प्लेस पे ये डिफरेंस ये आया है कि सबसे ज़्यादा हम कहते हैं ना कि आप एक्टिव लिसनर रहिए, आप हर लेवल की बात सुनिए। आई थिंक मेरी सुनने की जो एबिलिटी है वो बहुत बड़ी है, मेरा पेशेंस लेवल, और ये भी कि मैं अपनी बात को रखूं और हर एक स्तर का जो एम्प्लॉई है वो मेरी बात समझे। ये बहुत बड़ा चेंज, मतलब पहले कोशिश होती थी, अब मैंने कहते हैं ना वो सीखा है उसको कि ये आसान बात नहीं है। और दूसरी चीज़ मैंने ये सीखी है कि हायरार्की क्यों एक ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरी होती है। जैसे कई बार हम ये बात कहते हैं कि नई जनरेशन है वो हायरार्की को रिस्पेक्ट नहीं करती, या नहीं हायरार्की बनी ही क्यों है। एक ऑर्गेनाइजेशन के सही चलने में एक हायरार्की का बहुत बड़ा हाथ है, और ये हम चीज़ नज़रअंदाज कर देते हैं। ये भी नहीं है कि आप हायरार्की के पन्नों में बंध जाएं, ऐसा नहीं है कि ब्यूरोक्रेसी ही आपको चाहिए, सारे प्रिंसिपल्स अपनाने। बट क्या मतलब मेरे हिसाब से मेरी अब तक की सीख है, मैं भी सोचती थी कि शायद एक काम करते हैं, कुछ ऐसी कंपनी बने जहाँ पे कोई लेवल ही नहीं हो, बिल्कुल सबके पास सारे अथॉरिटी हो, वो पॉसिबल वो चल ही नहीं पाएगी। और ये मुझे कम्युनिटी वर्क में समझ आया, क्योंकि कम्युनिटी वर्क में कोई भी लीडर नहीं होता है, पर आपको हर काम में एक लीडर चुनना पड़ता है, नहीं तो काम नहीं होता। सो ये एक चीज़ सीखने को मिली। दो चीज़ें। मैं एक पॉडकास्ट कर रहा था अभी, तो वो हमारे ही पॉडकास्ट में थे आर.के. माथुर, जो भारत के डिफेंस सेक्रेटरी, त्रिपुरा के गृह सचिव और वहाँ डीएम लेवल से शुरू किया था। अच्छा। तो वो मेरे को बोले कि जब मैं वहाँ गया तो त्रिपुरा में हर साल बाढ़ आती थी। तो बाढ़ आने से तो मैं जब गया तो जब बाढ़ आई तो हम उस समय पहले साल कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं था। मतलब एज ए डीएम मैं किताबी पढ़ कर गया, कुछ नहीं हुआ। तो मैंने क्या किया, जबकि हर साल वो फिक्स था कि आना ही आना है, तो मैं 3 महीने पहले पूरे नाव को भेज दिया वहाँ पर। और मैं एकदम आराम से बैठा रहा कि इस बार तो मैंने भेज दिया है, इस बार लोगों को रेस्क्यू हम कर लेंगे आराम से। तो जब वहाँ फ्लड आया तो उन्होंने बोला कि इस बार मैं एकदम कंधा चौड़ा करके अपना घूम रहा था, सब ठीक है। तो हम बोले कि सब लोग रेस्क्यू हो गए आगे। बोला कि सर आपने नाव तो भेज दिया, लेकिन चलाने वाले को भेजा ही नहीं था। तो जो सिचुएशन जैसे पहले थी आज भी वैसे ही सिचुएशन उस तरह से। बोले कि बात बहुत छोटी है, लेकिन उस ग्राउंड लेवल पर जब आप कम्युनिटी में काम करने जाते हैं तो आपको एक एक चीज़ को देखना होता है। मैं 6 महीने लगाकर पूरी तैयारी तो कर दिया, सारा चीज़ कर ले, एक चीज़ मिस करने की वजह से सारी की सारी चीज़ें खत्म। बिल्कुल। तो जब ग्राउंड लेवल पर आदमी जाता है तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उनका कहने का मतलब था कि जब हम ग्राउंड पर जाते हैं तो बहुत कुछ निकल कर आता है और उससे हम बहुत कुछ सीखते हैं। आपको याद होगा हमने बात की थी मिडिल मैनेजर्स की। ये हायरार्की में अब देखिए, अगर हायरार्की सिस्टम होता तो आपने मिडिल मैनेजर को ट्रेन किया होता, पर आप कम्युनिटी सर्विस में ऐसा करते नहीं। वहाँ पे आप ही हैं बी ऑल एंड ऑल, आप नहीं है तो कुछ नहीं हो रहा है वहाँ पे। वहाँ पर लोगों की ये तो ऑर्गेनाइजेशन है, आपने बोल दिया, सिस्टम में पॉलिसी है उसके, वहाँ तो कोई कुछ और बोलेगा, कोई कुछ और बोलेगा, उस तरह से सबको मैनेज कर, और सब बड़े हैं। तो उसमें लीडरशिप के लिए सीखने को हमारे हिसाब से लगता है कि बहुत कुछ है वहाँ पर। और वहाँ से जो पॉजिटिव वे में लेकर सीखा जाए वो ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है। मुझे लगता है सबको एक बार घुसना चाहिए, किसी तरीके के कम्युनिटी वॉलंटियर वर्क में ज़रूर जुड़ना चाहिए। हाँ, डिफरेंट लोगों के डिफरेंट माइंडसेट के साथ कुछ करके निकाल कर आप लाते हैं, वही एक अच्छा लीडर है उस चीज़ के लिए। नई जगह और नई इंडस्ट्री में जब आप जाती हैं तो लोगों से बहुत जल्दी आपका इंटरेक्शन हो जाता है। वो ऐसा कौन सा जादू, कौन सा ऐसा लीडरशिप क्वालिटी आप में तुरंत अपना बना लेती हैं लोगों को? अच्छा, आपको पता कैसे चला मुझे नहीं मालूम, पर हम उसको वल्नरेबिलिटी कहते हैं। मैं उसको सिंपली बोलूँगी कि जहाँ भी आप जाएं पहले अपनी कहानी बोल दें। अगर लोगों को ये समझ आ जाएगा कि आप एक खुली किताब है, तो दूसरे को आपसे बात करने, आपके साथ खुलने में ज़्यादा समय नहीं लगता। कई बार हम क्या करते हैं, हम दूसरे से तो बहुत सवाल पूछ के जाने के, मैं इंटरव्यूज़ में ऐसा बहुत होता है। आप अगर देखेंगे कि जब लोग इंटरव्यू करते हैं तो थोड़ा अपने बारे में बताइए, फिर पूछेंगे कि ये आपका क्या करियर का चॉइस है। जब उस बात पे पहुंचते हैं ना कि अच्छा आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं,
तो वो जो इंटरव्यूई है वो इतना डर चुका होता है तब तक, क्योंकि आप कुछ उनको मौका ही नहीं दे रहे। मैं जब भी कोशिश करती हूँ कि किसी से भी अगर पहली बार बात कर रही हूँ तो मेरे को मैं ध्यान देती हूँ कि वो इंटरव्यू मेरा भी चल रहा है। बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि वो कैंडिडेट ही को नौकरी की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल मुझे भी उस कैंडिडेट की ज़रूरत है। ऐसे ही अगर मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में न्यू आई हूँ तो सिर्फ उनको मुझे एक्सेप्ट नहीं करना है, मुझे भी उनको एक्सेप्ट करना है। तो दोनों तरफ की कहानी को सुनना बहुत ज़रूरी है और दूसरे को ये एहसास दिलाना कि मेरे लिए वो कहानी ज़रूरी है, मैं सच में सुनना चाहती हूँ कि आपका बैकग्राउंड, आपकी फैमिली, आपके कंसर्न्स, तो जल्दी रिश्ते बन जाते हैं, ऐसा मुझे लगता है। जब आप ऑर्गेनाइजेशन में पहले जब आप आए तो हमेशा लगता है कि सभी लोग हमसे बहुत खुश रहें, मतलब हम पूरी कोशिश और ये सब सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन इनिशियल डेज में आपने ये सोच लिया कि ये बस की बात नहीं है कि सबको खुश करना है और इस तरह से। तो कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो शुरू में ही आपने छोड़ दिया कि इसको लेकर चलने से कोई फ़ायदा नहीं? सबसे पहली चीज़ जो मैंने सच में छोड़ी, पता नहीं आज शायद मेरे चेहरे को देख के नहीं लगता होगा, मैंने गुस्सा करना छोड़ दिया। मैं शुरू से बहुत ही ब्लैक एंड वाइट थी, क्योंकि चाहे वो स्कूल में हाउस कैप्टन, स्कूल कैप्टन, मैंने काफ़ी रोल निभाए हैं। तो मुझे कानून को फॉलो करना, नॉर्म्स में रहना, मुझे लगता है यही जीवन है, मैं ऐसे ही जीना चाहिए। पर जब कुछ शुरू के सालों में मुझे समझ आ गया कि अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपने बोला और दूसरा कर लेगा, ये कभी भी सच नहीं होता है, क्योंकि दूसरे के जीवन की सच्चाइयाँ, आपके जीवन की सच्चाई बहुत अलग होती है। जो आपके लिए प्रायोरिटी है ज़रूरी नहीं है कि वो किसी और के लिए प्रायोरिटी हो। तो मैंने हर बार उसके बाद सबसे पहले मैंने चीज़ ये बदली कि मैं अपनी जो कहानी है उसको बाद में सुनूंगी। अगर मैंने दूसरे की कहानी सुन ली और उसके लिए, तो इनफैक्ट मैं तो आज जब कभी भी किसी इंस्टीट्यूट में कभी किसी स्टूडेंट्स को बात करती हूँ तो मैं सबको ये कहती हूँ कि एम्पैथी सीखिए, क्योंकि एम्पैथी एक्चुअली डबल वेपन है आपके हाथ में। एम्पैथी में क्या होता है, अपनी कहानी तो सब जानते हैं, एम्पैथी में आपको दूसरे की कहानी भी पता चल जाती है, तो आपके पास दोनों हथियार हैं। तो वो एक चीज़ कि पहले मेरा सुनिए, वो मैंने सबसे पहले छोड़ा। जो मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि मुझे लगता था रूल बाउंड होना बहुत ज़रूरी है, सब चीज़ एकदम सही, जिस दिन सोचिए उस दिन होना बहुत सही हूँ, वो कहानी आपने छोड़ दिया। वो एक चीज़। दूसरा चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो मेरे को शुरू में ऐसा लगता था कि मैं जिस तरीके से काम कर रही हूँ मेरा ही तरीका सबसे अच्छा है, अगर मैंने रिपोर्ट बनाई है तो यही तरीका, SOP तो ये, क्योंकि मैं सब कुछ अपना उसमें डाल के और फिर मैंने उस चीज़ को बनाया और फिर बोला यही चीज़ है। तो टीम के साथ भी मैं ऐसा ही करती थी कि ये मैंने बना दिया, अब कर लीजिए। मुझे धीरे धीरे एहसास हुआ कि ऐसे तो सिर्फ जो मेरी एबिलिटी है, जो मेरी काबिलियत है वो ही जा रही है, जो टीम के अंदर की काबिलियत है वो तो बाहर ही नहीं आ रही है। तो मैंने एक्चुअली अपने डेस्क पे हाथ से लिख के चीज़ लिखी कि इस साल मैं अपनी टीम का जो बेस्ट एबिलिटी है वो बाहर कैसे आएगा वो सीखूंगी। तो मैंने सबसे चीज़ अपने आप को तैयार किया कि जो रिपोर्ट मेरे पास जैसी आएगी मैं उसको उसी तरीके से पढ़ूंगी, उसको मैं किसी और रूप में ढालने की कोशिश नहीं करूंगी। बहुत मुश्किल था, मैं सच बता रही हूँ, मेरे लिए कि वो एक्सेल फाइल में मैं पहले कॉलम सेटिंग करूँ, ये सब करूँ, मैं कुछ हाथ भी मैंने बोला जैसा है इसी का मुझे आदत डालना है। धीरे धीरे ये हुआ कि मैंने रियलाइज़ किया कि मैं सब कुछ सोच के अगर भेजूंगी तो फिर मेरी टीम मुझे क्या वापस जवाब देगी, कैसे मना करेगी कि नहीं ये सही नहीं है। तो पहले इंक्लूसिव होके दूसरे से पहले ओपिनियन लेके फिर अगर मुझे लगता है कि उसमें कुछ मिस है, तो उसके बाद ये हुआ है कि मैं आज हमेशा ये कहती हूँ कि मैं इतनी किस्मत वाली हूँ कि मेरे साथ जो भी टीम मेंबर मेरी टीम में आए हैं, आप 200% अपना देते हैं कंपनी में अपना काम। कोई भी मेरे टीम मेंबर में मुझे ये शिकायत नहीं हुई कि ये इंसान अपना दे नहीं रहा है। हो सकता है कि हमारा मतभेद रहे, हमारी सोच अलग हो, पर कभी ये नहीं हुआ कि वो इंसान नहीं रहा या उसने अपना दिया नहीं, जो होता है ना 100% कंट्रीब्यूशन, वो कभी ऐसा। वो तो मैंने पहले ही बोला कि आपको कोई मना ही नहीं कर सकता है जहाँ पर भी आप रहेंगे। पर ये सीखना पड़ा, क्योंकि आपका सवाल ये था, ये शायद मेरे लिए मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट में पूछा है कि आप अपने जूनियर से कोई ऐसी चीज़ सीखे हो जो आप नहीं जानते हो, तो लोगों ने अपने शेयर किया कि मेरे को ये चीज़ नहीं आता था, मैंने अपने जूनियर से सीखा। मैंने राजीव दुबे सर से पूछा कि सर आप इंटरव्यू जब आप लेते हैं तो पहले ही नज़र में आप क्या उनसे क्या पहला क्वेश्चन करते हैं? बोले मैं कुछ नहीं करता हूँ, खाली बोलता हूँ अपने जीवन में जो तुमने अच्छा कर रखा है कुछ भी,
वो एज ए स्टोरी बता दो, मैं उससे भी समझ लेता हूँ। तो हर आदमी से मैंने ये सब सवाल पहले भी पूछा था लोगों का, तो अपनी टीम से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत। और आज की जनरेशन तो और ज़्यादा फास्ट है, जो कि उनसे और कुछ सीखा जा सकता है उनसे। और इससे एक और चीज़ होती है जो छोटी ऑर्गेनाइजेशंस में, क्योंकि जहाँ पे आप आपकी टीम बहुत बड़ी नहीं बनाते हैं, क्योंकि आपको निम्बल रहना होता है, तो आप मल्टी स्किल टीम के साथ काम कर पाते हैं, क्योंकि हर एक के अंदर बहुत काबिलियत होती है। वो तो हम स्ट्रक्चर में उसको बांधते हैं, फिर वो इंसान वही करता है जो आपने उसको बोला। पर जब आप एकदम स्ट्रक्चर में नहीं बनते हैं, आप कहते हैं जिसके पास जो एबिलिटी है पहले टेबल पे रखो। तो जैसे मतलब राजीव सर तो बहुत आगे, बहुत बड़े हैं। मैं सिर्फ ये कहूँगी, छोटी सी बात है कि जब वो लोग अपनी कैपेबिलिटी को टेबल पे लेके आते हैं, तो पता चलता है कि एक इंसान 3 के बराबर भी काम कर सकता है। कोई लीडरशिप किताब जो समय के साथ लगा कि बहुत ही बेहतर है, लेकिन कभी या ऐसा लगा कि नहीं ये बिल्कुल ही सही नहीं था, कोई ऐसी बुक? नहीं, एक मतलब मुझे लगता है सब बहुत कम होता है कि किताब लिखी गई हो और उसका महत्व खत्म हो जाए, पर ग्रिट एक ऐसी किताब है जो मुझे लगता है जब भी लिखी गई है, मतलब बहुत पुरानी किताब तो नहीं है, पर वो आगे भी बहुत सच्ची रहेगी, क्योंकि जो वो सीख वो किताब देती है, आई थिंक मेरे लिए किसी भी इंसान को समझना और अपने आप से भी काम कराना। एक किताब है जो मैं सोचती हूँ कि जिस तरीके से आज एआई की दुनिया बदल रही है, वो कितनी सच्ची आगे साबित होगी, वो देखना पड़ेगा। एक किताब है जिसका नाम है डीप वर्क, जो इस बारे में है कि आप एक ही सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करके कितना समय उसी बारे में काम कर सकते हैं। जैसे आपकी और मेरे जनरेशन में हमें अगर आप एक पेंटिंग की बुक दे दें तो हम शायद 1 घंटा 2 घंटा कर सकते हैं पेंट। आज यही धीरे धीरे हम देख रहे हैं बच्चों में शायद वो अटेंशन स्पैन की कमी हो रही है, पर वो अटेंशन स्पैन की कमी ही आज बच्चों को बहुत सारा करने के लिए काबिल भी बना रही है। मल्टीटास्किंग भी करवा रही। वही बच्चे 13 साल की उम्र में आज बिजनेस खड़ा करके बैठे हैं। तो ये सवाल कि क्या डीप वर्क ही हमेशा ह्यूमन बींग्स के लिए एक बहुत रिक्वायर्ड चीज़ रहेगी, मैं खुद देखना, पता नहीं हमारे लाइफ टाइम में हमें पता चलेगा कि नहीं, बट एक ये सवाल मेरे दिमाग में है कि क्या डीप वर्क, जिसमें इसलिए हम बच्चों को धक्का मारते हैं, बेटा हाथ से लिखो, बिकॉज जब आप लिखते हैं तो आपके ब्रेन में वो रजिस्टर होता है, पर आज क्या उसकी ज़रूरत है? क्या वो एक रिक्वायरमेंट है? क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें बेटर लीडर बनाती हैं, बट क्या लीडर का डेफिनेशन आगे जाके चेंज हो जाएगा? पहले हम लोग मेल लिखने के लिए बहुत प्रैक्टिस करो, ये फॉर्मेट होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। आज के डेट में कुछ भी अगर वो सब आपको, तो अब कुछ और डिफरेंट लेवल पर सोच रहे हैं, बाकी तो वो काम तो अपने आप ही। मैं हंसती हूँ, लॉक टेबल याद है आपको? हमने कितना माथा का, अब कौन यूज़ करता है? लॉक टेबल बंद हो चुका है, बच्चों के स्कूल में भी लॉक टेबल नहीं लग रही है। तो यही है, जब चीज़ एलिमिनेट हो गई है, तो बहुत छोटा एग्जाम्पल है, बट एक ये बुक है डीप वर्क, जो मैं भी देखना चाह रही हूँ कि ये बच्चे करने क्या वाले हैं इसके साथ। मेरा बेटा हमेशा मेरे से बोलता है कि आप बोलते हो कि गांधी जी के ऊपर पढ़ो, चाहे एसएसटी में ये दिए, ये बोलता है कि कहाँ मैं बिज़नेस कल करूँगा तो इसकी ज़रूरत है क्या इसकी, मतलब हम बोले अभी नहीं, थोड़ा सा और तुम बड़े होगे तो शायद इसके बारे में पता चले। मेरे पास भी खुद ज़्यादा जवाब नहीं होता है कि सही में बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर हुए हैं जिनको ना उन्होंने बहुत अच्छा किया हुआ है चीज़ों को, बुकिश नॉलेज नहीं रहने पर भी, लेकिन हमें लग रहा है फाउंडेशन के लिए ज़रूरी होती है ये सब चीज़ें, कहानियाँ। जैसे जैसे लीडरशिप में आप आगे बढ़ते जाते हैं, एक बाई एक आप मैनेजर, सीनियर मैनेजर, वाइस, इस तरह की चीज़ें बढ़ती हैं, कौन ऐसी चीज़ है जो कि लीडर्स को अकेलापन आना चालू हो जाता है, वो फील करता है अकेलापन उस चीज़ को? मुझे लगता है कि जब आप खुल के बात कर पाते हैं अपने बारे में, जैसे मान लीजिए मेरे को किसी चीज़ का दुख है, मुझे कुछ नहीं पसंद आया, आई थिंक आपके पास बहुत कम लोग रह जाते हैं कंपनी के अंदर जिनके साथ आप ये बातें कर सकते हैं। आपने सुना होगा HR का एक फंडामेंटल है कि अगर आपका दोस्त है कंपनी में तो आप उस कंपनी में लंबा रहेंगे, पर मुझे लगता है कि लीडरशिप लेवल तक आते आते वो दोस्त बहुत एक वो फनल हो के बहुत कम रह जाते हैं जिनको आप एक्चुअली दोस्ती निभा सकते हैं, क्योंकि आपको इतने डिसीजंस कई बार लेने पड़ते हैं कि दोस्त वाली बात कंपनी के अंदर नहीं रहती। शायद इसीलिए एग्जीक्यूटिव कोचिंग, नेटवर्किंग की तरफ लोग जाते हैं कि कहीं तो मैं, तो इसमें चेयर बैरियर बन जाता है सर।
चेयर बैरियर बनता है, या आप ये कह लीजिए कि रिश्ते बैरियर बन जाते हैं, क्योंकि आप रिलेशनशिप के कोड्स बहुत सिंपल हैं। रिलेशनशिप एक बैंकिंग होती है ना, इमोशनल बैंकिंग है। फिड्यूशियरी रिलेशनशिप वन साइडेड तो सिर्फ पेरेंट्स होते हैं कि जहाँ पे सिर्फ वो देते हैं और आप लेते रहते हो, और बाकी और तो कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं होता। तो इसमें बहुत मुश्किल है। आप नहीं, मेरे से किसी ने पूछा कि आपको अगर ना कुछ बहुत सारा डॉलर दिया जाए, उधर आप या अमेरिका इधर उधर घूमने के लिए जाना, उधर जाओगे या अपने गांव की तरफ जाओगे जिसमें बचपन में दोस्तों के साथ आप बिताए? हम बोले यार उसको तो मैं यूएस का कहीं भी नहीं जाऊं, पहले जहां मैं खुलकर बात करूं और एकदम जिंदा दिली से जी पाऊं, मैं सबसे पहले वहाँ पैसे की ज़रूरत ही नहीं है। घूमने के लिए तो एंजॉय करने जाना है, जो एंजॉयमेंट मैं वहाँ कर सकता हूँ शायद वो करोड़ों अरबों रुपए लगाकर भी नहीं कर सकता हूँ। तो थॉट प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करता है इस चीज़ के। आप लगभग 2 डिकेड से ज़्यादा लीडरशिप में आपने बिता चुकी हैं। आप कैसे चाहती हैं कि लोग आपको याद रखें एज ए लीडर, भले वो आपके मुंह पर ना बोले? मुझे लगता है कि मुझे सब ये याद करें कि मैं फेयर थी, क्योंकि मैं बहुत सोचती हूँ किसी भी डिसीजन से पहले कि किसी के साथ भी गलत नहीं हो रहा। एक फेयरनेस, दूसरा पॉजिटिविटी, कि मैं जहाँ हूँ वहाँ से कोई दुखी नहीं रहेगा मेरे आसपास। मतलब मैं ऐसा लगता है कि मेरी ये छाप होनी चाहिए कि मैं जिस भी कंपनी में हूँ, कि ये 2 चीज़ें हैं कि अगर सोनल यहाँ पे है HR, तो एक ये फेयर होगी कंपनी और खुशनुमा होगी कंपनी। मुझे नहीं पता लोग क्या बोलते हैं, पर मैं चाहूँगी। आपने सारी चीज़ों का जवाब दिया। अब मेरे को एक और चीज़ है जानने की इच्छा हो रही है कि आपका कोई ऐसा हिडन टैलेंट जो आज तक आपकी टीम मेंबर या घर या लोग जो एज ए हॉबी हो या कुछ ऐसी चीज़ें हों जो लोग नहीं जानते हों, और आज हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से लोग जाने कि हाँ सोनल मैम में ये भी चीज़ें था इन्होंने मेरे को बताया नहीं आज तक। मुझे लगता नहीं कि टीम भी जानती होगी। मैं कविताएं लिखती हूँ हिंदी में। मतलब कॉलेज के समय में कवि सम्मेलन में भी मैंने अपनी कविताएं पढ़ी हैं। तो मुझे भाषा से बहुत प्यार है। मुझे हिंदी इंग्लिश कुछ भी हो, मुझे लिखना बहुत पसंद है। मुझे शब्दों से खेलना बहुत पसंद है। आपकी स्कूलिंग दिल्ली से ही? नहीं, मेरे पापा फौज में थे, तो मैंने बहुत जगह, मेरा कॉलेज दिल्ली में था, श्री राम कॉलेज। तो वहाँ के मतलब मैं एक शायद अपने ही बैच में अकेली होंगी जो हिंदी में के मतलब होते हैं ना प्रोफेसर, उनके साथ मेरी बातचीत है। नहीं तो कॉलेज लेवल तक आते आते लोग हिंदी से भागते हैं। मेरी थोड़ी सी जिज्ञासा और आगे बढ़ रही है कि अगर कोई ऐसी कविता हो जो आपको मतलब हमेशा प्रेरित, खुद ही लिखा हो और खुद ही अच्छा लग रहा हो ताकि लोगों के लिए भी अच्छा लगे। मेरी सारी कविताएं रिश्तों पे हैं, तो वो कोई अगर छोटी सी अगर हो तो अगर आप सुनाना मैं याद तो नहीं होगा जो मैं ऐसे पढ़ पाऊँ, पर कभी आपके साथ अलग शेयर करेंगे। चलिए, मैं उसको लेकर एक बार देखेंगे मैम इस चीज़ के लिए। जी। इसके अलावा कुछ और मैम आपकी लाइफ में जो आपको पता नहीं मुझे देख के लगता है कि नहीं, मैं बचपन से, मैंने आपको कहा स्पोर्ट्स, तो खैर मैं स्कूल के समय से ही बैडमिंटन खेलती हूँ। आज भी, अब तो समय थोड़ा कम है, बट चैम्पियनशिप्स, नेशनल्स में खेल चुकी हूँ, डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में खेल चुकी हूँ, ओपन चैम्पियनशिप। पर जो शायद मैंने नहीं बताया, मैं बचपन से डांस के तरफ मेरा रुझान रहा है। तो मैंने कथक सीखा है, मैं आज भी सीखती हूँ। और अच्छा। अभी मेरा जूनियर डिप्लोमा हो जाना चाहिए, मतलब गुरुजी। तो इतना टाइम कहाँ से आप? सबके लिए तो 24 आवर्स ही होते हैं, इतना टाइम कहाँ से आप? टाइम मैनेजमेंट अच्छा है, मतलब निकालना पड़ता है। कुछ बहाने ढूंढ लेते हैं। जब डांस के लिए जाती हूँ तो बेटी और मैं साथ सीखते हैं, तो वो समय उसके साथ भी हो जाता है। तो घर वाले बोलते होंगे कि आप जा रहे हैं बेटी को सिखाने और आपने खुद भी सीख रहे हैं। सीख लिया। एंड उससे ये है कि बच्चे भी जुड़े रहते हैं। मेरे बच्चों को भी स्पोर्ट्स का बहुत शौक है। आपका भी बचपना जिंदा रहता होगा। बिल्कुल। तो और मैंने देखा है कि वो उससे जब आप इन सब चीज़ों में रहते हो तो आपके पास उल्टी चीज़ें सोचने का कुछ आपको समय नहीं मिलता है। तो आप अपनी तरफ से खुश भी रहते हो। अगर कभी झगड़े भी हो जाएं तो सुलझा भी लेते हो, क्योंकि टाइम ही नहीं है ना आपके पास झगड़ने का। तो मुझे लगता है 2 जगह मेरे को सबसे अच्छा, अगर मैं अपनी बात करूँ, 2 जगह मेरे को अच्छा है। एक तो मैं कॉलेज में जाता हूँ मैनेजमेंट, तो उस बीच में रहता हूँ, थोड़ी देर के लिए सब भूल जाता हूँ। मैं सोचता हूँ कि काश मैं यहीं पर आना चालू कर दूँ और थोड़ा सा टाइम बिताऊँ। दूसरा, जहाँ मेरा नेटिव प्लेस है वहाँ पर मतलब उसमें लगता है कि कोई बनावटी नहीं है, मतलब एकदम खुलेपन। और ये ना कॉर्पोरेट कल्चर मेरे को थोड़ा सा लगता है कि कहीं ना सोशोबाजी और हाँ, और वो मतलब मेरे को मतलब हो सकता है कि ये मेरा पर्सनल है, सब उसके बगैर तो चलना नहीं है। लाइफ ही उसी से चल रही, वर्ल्ड चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि वो चीज़ नहीं है। एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू वाली चीज़ें रहती है, लेकिन
वैसी चीज़ें नहीं निकल कर आती हैं जो कॉलेज और आपके देखते होंगे कि आप अभी भी अपने वर्किंग आवर में कुछ दोस्त से उस तरह की बातें नहीं कर पाती होंगी जो आपके कॉलेज क्लासमेट जाने से रहे करते हैं, होंगे। बिल्कुल। तो वहाँ कोई लिमिटेशन नहीं होता है, आप कुछ भी कर सकते हो, बिल्कुल। कुछ भी बात कर सकते हैं। बिल्कुल। और उनसे अगर मिलना भी हो जाए तो एक अलग ही मतलब लेवल की खुशी और वो सब सारी चीज़ें होती हैं। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच मैम, टाइम निकालने के लिए और इतना अच्छा चीज़ों को समझाने के लिए और हम लोगों को बताने के लिए। मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि सोनल मैम को आप लोग हर प्लेटफॉर्म पर हैं। मैम ने NHRD के अंदर भी काफ़ी मतलब अच्छा पॉजिटिव काम किया हुआ है, जिसको मैंने बहुत ही बारीकी से देखा हुआ है और जिस भी प्लेटफॉर्म पर रही हैं वहाँ पर एक अपना छाप छोड़ा हुआ है और बहुत ही ग्राउंडेड और हम्बल वे में काम करती हैं। तो जो आने वाले जो जेन जी की बात हो रही है उन लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि चीज़ें वहीं होती हैं काम करने की, लेकिन आप किसी लीडर को इतना डाउन टू अर्थ रहते हुए भी सारा काम कैसे करते हैं वो सब चीज़ें आपको सीखने को मिलेगा। तो मैम सारे प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, आप लोग इनको फॉलो करें और उनसे बहुत कुछ आप सीख सकते हैं और सीखते रहिए। थैंक यू। थैंक यू, धन्यवाद। जितने भी हमारे सुनने वाले हैं जिनको भी इस पॉडकास्ट को सुन के मज़ा आया, लीडरशिप अनफिल्टर्ड को ज़रूर फॉलो करें। रंजीत जी बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं इसमें, आपको बहुत मज़ा आएगा हर चीज़ को सुनने में। लीडरशिप अनफिल्टर्ड विद रंजीत तिवारी को ज़रूर फॉलो करें।